तमिलनाडु में कशमकश की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, या यूं कहें कि थलापति की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। थलपति विजय की पार्टी टीवीके बेशक राज्य में सबसे बड़ी पार्टी हो, मगर सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए वो उनके पास नहीं है। टीवीके को 108 सीटें मिली, इसमें भी थलपति विजय 2 जगह से चुनाव लड़े हैं, उनको एक सीट छोड़नी होगी। अब सीट बची 107। आमतौर पर जो सत्ता में होता है वो अपना स्पीकर भी चुनता है और सामान्य तौर पर स्पीकर वोट नहीं डालते। अब विजय के विधायकों की संख्या रह जाएगी 106। ऐसे में विजय के पास 12 सीटें कम हो गई। कांग्रेस के 5 विधायकों को जोड़ दे तो 111 सीट हो जाएंगी, मगर अभी भी 7 सीटें कम पड़ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में सबसे अहम हो जाता है राज्यपाल का रोल। तमिलनाडु वाली स्थिति में राज्यपाल ने अपने विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल किया। तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने राज्य विधानसभा को भंग कर दिया है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा है कि सरकार बनाने के लिए बुलाए जाने से पहले विजय बहुमत का सबूत दिखाएं। बहुमत हासिल करने के लिए उनकी पार्टी को सहयोगियों की आवश्यकता है और इस गठबंधन का स्वरूप यानी कि अभी यह तय नहीं है कि कौन छोटी पार्टियां विधायक उनको समर्थन देंगे। अगर विधानसभा चुनाव में कोई साफ विजेता सामने नहीं आता तो गवर्नर की क्या भूमिका होती है। अतीत में ऐसी कई बार परिस्थितियां आई हैं जिसमें गवर्नर ने अलग अलग रवैया भी अपनाया है और इसकी वजह से बड़े विवाद भी खड़े हुए हैं। सबसे पहले तमिलनाडु के आंकड़े समझिए, उसके पास हम गवर्नर की पावर और कब कब किस किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर किस दखल दिया है और कब कब विवाद गहराया है, हम आपको ये विस्तार से बताएंगे। तब कहीं जाकर आप तमिलनाडु की वास्तविक स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे। टीवीके के बाद डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन और एआईडीएमके के गठबंधन, इन दोनों में से किसी के पास भी बहुमत नहीं है। डीएमके 59 सीटों के साथ दूसरी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। एआईडीएमके के पास 47 सीटें हैं, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। कांग्रेस के पास में 5, पट्टाली मक्कल काची के पास में 4 सीटें हैं। इनके अलावा कुछ और छोटी पार्टियां भी हैं जिसके पास में 1 या 2 सीटें हैं। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो टीवीके का साथ हाथ मिलाएगी, लेकिन उन्हें अभी भी छोटी पार्टियों के समर्थन की आवश्यकता है। टीवीके और एआईडीएमके के बीच बातचीत का सिलसिला ऐसे सूत्र बता रहे थे कि शुरुआत में शुरू हुआ, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ा। अब एआईडीएमके एनडीए की सहयोगी पार्टी है केंद्र में। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहती हैं कि वो सरकार, तमिलनाडु में सरकार का हिस्सा बने। कांग्रेस के पास महज केवल 5 विधायक है, मगर बीजेपी की सहयोगी एआईडीएमके के पास बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें हैं। अब विजय कंफ्यूज है या फिर वो अपनी पार्टी की छवि की फिक्र कर रहे हैं, इसी वजह से वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं या एआईडीएमके के साथ जाने का। लेकिन कांग्रेस के साथ जाने से वो मुश्किल में भी फंसे हुए हैं। यहां पर विजय की असली समस्या खड़ी हुई है। अब गवर्नर की शक्तियां जानते हैं। जरा सा राज्यपाल ऐसे मौके पर क्या करते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा सरकारिया और पुंछी आयोग के जो नियम है इसको थोड़ा समझते हैं, तब जाकर आगे की चीजें क्लियर होंगी। जून 1983 में केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों को बेहतर और भरोसेमंद बनाने के लिए जस्टिस आरएस सरकारिया आयोग का गठन किया था। आयोग ने राज्यपालों की भूमिका पर विचार किया और इसके बाद सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री का चुनाव करते वक्त राज्यपालों को इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? पहला, जिस पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को विधानसभा में सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त हो, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें हों, उसे सरकार बनाने के लिए बुलावा जाना चाहिए। दूसरा, राज्यपाल का काम यह देखना है कि सरकार बन जाए, ना कि ऐसी सरकार बनाने की कोशिश करना जिसकी नीतियां उन्हें मंजूर हों। यानी राज्यपाल को निष्पक्षता के साथ में काम करना चाहिए। आयोग ने सिफारिश की कि मुख्यमंत्री को पद संभालने के 30 दिनों के भीतर विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना चाहिए, यानी कि फ्लोर टेस्ट में पास होना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि राज्यपाल को विधानसभा के बाहर बहुमत के समर्थन का मुद्दा तय करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। समझदारी भरा तरीका यह होगा कि दावों की जांच सदन के पटल में हो। इसको आसान भाषा में हम यूं समझें कि आप अगर सबसे लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई बन गई है, एग्जाम्पल के तौर पर तमिलनाडु को ले लीजिए, टीवीके के पास में 108 सीटें हैं। जैसा ये नियम बता रहे हैं उसके मुताबिक राज्यपाल को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले टीवीके चीफ को
थलपति विजय को आमंत्रण दें कि भाई आप आइए और सरकार बनाने का दावा पेश करिए। सरकार बनाने का दावा जब पेश होगा, इसके बाद जो फ्लोर टेस्ट यानी कि विधानसभा के अंदर और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब आपने, राज्यपाल ने उनको इनवाइट कर दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अब उसके बाद जो 1 महीना आएगा, उसके भीतर आपको फ्लोर टेस्ट देना होगा और अपनी संख्या बल को बताना होगा कि ये हमारे 118 विधायक है। लेकिन तमिलनाडु में विवाद क्यों हो रहा है, उसकी वजह यह है कि अभी की स्थिति में राज्यपाल ने कहा कि पहले आप 118 विधायकों के हस्ताक्षर किया हुआ लेटर लेके आइए जिसमें आपको समर्थन दिया गया हो। थलपति विजय के पास में महज 108 वो और 5 कांग्रेस के, इसके अलावा जो मैजिकल फिगर है 118, इतने हस्ताक्षर उनके पास नहीं है। इसलिए वो राज्यपाल के पास गए, राज्यपाल ने उनको लौटा दिया और कहा यह जा रहा है कि राज्यपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यह राज्यपाल के अपने विवेक पर आधार है। यह भी देखिए अब आप कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से ये जो शक्ति है, ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करती है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी चीज को लेकर तमिलनाडु पे विवाद और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। एक और आप उदाहरण मैं आपको देके इसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि राज्यपाल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। फिर 2007 की बात आती है। 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MM पुंची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया ताकि विभिन्न स्तरों पर सरकारों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और उनके बीच में संबंधों पर नए सिरे से विचार किया जा सके। आयोग ने सिफारिश की कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए ताकि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति पर कुछ नियंत्रण हो सके। अब उन्होंने साफ तौर पर 2007 में उन्होंने बताया कि भाई जो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, इन पर नियंत्रण होना चाहिए। यानी कि ऐसा नियम बनाओ कि जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है उसके लीडर को राज्यपाल इनवाइट करे, उनको सीएम पद की शपथ दिलाए, बाद में विधानसभा में उनको यह कहा जाए कि भाई अब आप यहां पर आप फ्लोर टेस्ट दीजिए। अगर फ्लोर टेस्ट में वो पास हो जाते हैं तो सरकार चलती रहेगी, फ्लोर टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं तो फिर उसमें आगे आप राष्ट्रपति शासन या दूसरे जो कि विकल्प है उस पर आप गौर कर सकते हैं। अब एक और उदाहरण आता है SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994। यह मामला सुप्रीम कोर्ट का था और एक ऐतिहासिक फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट में दिया गया जिसमें अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकना। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में होना चाहिए। इस निर्णय ने संघवाद को संविधान का मूल ढांचा माना और केंद्र सरकार को मनमाने ढंग से राज्य सरकारों को बर्खास्त करने से रोक दिया। यानी कि फिर वही बात आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने भाई कहा कि ऐसा है, इस मामले में आप जो है राजभवन के अंदर जहां पर राज्यपाल का दफ्तर होता है, आप वहां पर यह तय नहीं कर सकते कि इनके पास में पूरे के पूरे विधायक है या नहीं है। वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, इस नाते आप उनको बुलाइए और उनको यहां पर आप कहिए कि आप सीएम पद की शपथ ले, आगे का मतलब गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने का एक कदम बढ़ाएं। अब जब जिसके पास लार्जेस्ट नंबर है वो अगर सीएम पद की शपथ ले लेता है, उसके बाद अब विधानसभा में आप आइए, वहां पर आप फ्लोर टेस्ट दीजिए। यही सबसे बड़ा कानूनी पेच है जहां पर लोगों को जो है चीजें समझ में नहीं आ रही। और तमिलनाडु वाले मामले में यहीं पर पेच फंस गया है क्योंकि वहां के गवर्नर ने विचाराधीन से पहले यह चीज कही कि आप पहले मुझे यह बताइए कि 118 आपके पास में विधायक है या नहीं है। अगर आपके पास में 118 विधायक है तो उसकी आप चिट्ठी मुझे सौंपिए, तब मैं आपको सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दूंगा। अब SR बोम्मई मामले में मुख्य विशेषताएं क्या है, क्या था ये मामला, इसको भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। इसका ऐतिहासिक संदर्भ जान ले। 1989 में कर्नाटक के तत्कालीन सीएम SR बोम्मई की जनता दल सरकार को राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया, जिसे बोम्मई ने सुप्रीम कोर्ट पर चुनौती दी थी। अब इसकी फिर क्या हुआ, जुडिशियल रिव्यू किया गया, यानी कि न्यायिक समीक्षा हुई। 1994 सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया, लेकिन यदि सरकार बर्खास्तगी का ठोस आधार बहुमत खोना नहीं दिखाती तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। यानी कि अगर फ्लोर टेस्ट में सरकार फेल नहीं है और दूसरे किसी कारण से ऐसा किया गया तो आप उसको हटा सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट अनिवार्य है। किसी भी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका निर्णय केवल विधानसभा के पटल में यानी कि फ्लोर टेस्ट से होगा।
ना कि राज्यपाल के दफ्तर पर, यानी कि राज्यपाल की निजी राय से नहीं हो सकता कि राज्यपाल ने कहा जी इनके पास में नहीं है तो नहीं है। ऐसा नहीं है, यह नहीं होगा। यह बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। संसद की मंजूरी, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। जब तक पार्लियामेंट में संसद में मंजूरी नहीं देती, विधानसभा को केवल निलंबित यानी कि सस्पेंडेड रखा जा सकता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। अब आ जाता है फेडरलिज्म और धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म। तो कहा गया है कि भारत में संघवाद यानी कि फेडरलिज्म और धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। मामले की इंपैक्ट क्या हुआ? 1994 के इस फैसले के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग में भारी कमी की है, जो कि पहले राजनीतिक कारणों से अक्सर किया जाता था। इस फैसले के बाद यदि कोर्ट पाता है कि सरकार को गलत तरीके से बर्खास्त किया गया, तो वो सरकार को बहाल यानी कि रिस्टोर भी कर सकता है। पिछले कुछ सालों में राज्यपालों ने अक्सर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में कार्रवाई का एक जैसा तरीका नहीं अपनाया और इस प्रकार विवादों को जन्म दिया। हालांकि यह एक लंबे समय से चलता आ रहा है चलन है, फिर भी यहां पर कुछ हालिया उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। 2017 में गोवा और मिजोरम दोनों में राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। राज्यपाल यानी कि क्रमशः उस समय मृदुला सिन्हा और नजमा हेपतुल्ला ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए इन्विटेशन दिया, आमंत्रण, जिसका आधार वो समर्थन पत्र थे जो कि बीजेपी ने दूसरे छोटे दलों के साथ प्राप्त होने का दावा करते हुए दिखाया। यानी कि बीजेपी ने उनको बता दिया कि भले ही हम राज्य की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे छोटे दलों के साथ हम मिलके इस जादुई फिगर या मैजिकल फिगर को हम हासिल कर पा रहे हैं, इसलिए आप हमको बुलाइए। तो राज्यपालों ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और इस कंडीशन में जो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी थी उसको नहीं बुलाया, बल्कि दूसरी पार्टी को जिसने यह दावा किया कि उसके पास स्पष्ट बहुमत है उसको बुला लिया। इसके अलावा उन दोनों जगह पर दूसरी पार्टी ने सरकार बना ली और जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो रह गई। 2018 में कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने चुनाव के बाद गठबंधन कर लिया। अब राज्यपाल ने बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा को आमंत्रित किया, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी, लेकिन विपक्ष द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाए जाने और उन्हें 24 घंटे के भीतर बहुमत साबित करने का आदेश मिला, जो कि वो इसके बाद उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। जब 2014 में सबसे पहले केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी, तब अक्सर राज्यपाल और उसके हितों को साधने के लिए काम करने का आरोप हमेशा से लगाया जाता रहा और तमाम राज्यों में जहां भी हंग असेंबली जैसी चीजें आई, वहां पर राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठे और यही विवाद गहराया। तमिलनाडु की स्थिति में भी मैंने आपको बताया यही हाल है कि यहां पर बतौर जो सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे उदाहरण दिए, उनके मुताबिक राज्यपाल को सबसे पहले टीवी के चीफ को बुलाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि भाई आप सीएम पद की शपथ लीजिए, गवर्नमेंट फॉर्म करिए और उसके बाद फ्लोर टेस्ट में आप अपनी शक्ति का परीक्षण कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तमिलनाडु में गवर्नर ने साफ कहा कि पहले आप हमको 118 साइन दिखाइए, जो आपके 118 आपके पास विधायक है, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शुक्रिया।